Assalamu alaikum friends. Today in this class we are going to study about the tropical grasslands which are also known by the name of steppes, and the climate over here that is known as steppe type of climate or temperate continental climate. Let's look at the distribution of these temperate grasslands. तो जब हम latitudinally इन grasslands को देखने की कोशिश करते हैं, these temperate grasslands which are broadly known as steppes, दो इनके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नाम और भी हैं, डिफरेंट रीजनल नेम्स, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आपको अगर पता है कि अगर एक हाइपोथेटिकल ये कंटिनेंट हम लेते हैं, सपोज दिस इज हाइपोथेटिकल कंटिनेंट, तो आपको समझ आ गया है कि 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ आप जब जाते हैं तो आपका इक्वेटोरियल जोन आता है. फिर आप 10 से लेके 30 डिग्री जब आप नॉर्थ एंड साउथ जाते हैं फिर आपका आता है जैसे इक्वेटोरियल जोन, फिर आपका आता है हॉट जोन. उसके बाद 30 से लेके 45 डिग्री आप नॉर्थ एंड साउथ जाएंगे, बोथ इन नॉर्दर्न एज वेल एज साउदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, तो आपको वहां पे वार्म टेम्परेट जोन मिलता है, दिस इज द वार्म टेम्परेट जोन. देन आपका कूल टेम्परेट जोन एंड अल्टीमेटली आपका कोल्ड जोन आता है. ये आप सबको पता है. और आपको ये भी पता है कि इक्वेटोरियल जोन में इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं. हॉट जोन में आपके 3 क्लाइमेटिक रीजन्स आते हैं. आपके ईस्ट में आपका मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट आता है, ये रहा आपका मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जहां पे इंडिया वगैरह जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है. आपके वेस्ट में अगर आप देखेंगे आपके हॉट डेजर्ट्स आते हैं, एंड इन बिटवीन द टू वी हैव द सवाना टाइप ऑफ वेजिटेशन, सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा, जिनको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहते हैं. और यहां का क्लाइमेट जो है दैट इज द सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो यहां पे आपके सवाना आते हैं. अब जब हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात करते हैं, दिस इज बोथ इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. यहां पे मैं नॉर्दर्न में दिखा रहा हूं, लेकिन सिमिलर कंडीशंस, मोर और लेस सिमिलर कंडीशंस ऑकर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. इसके बाद नेक्स्ट जोन जो आता है दैट इज अ वार्म टेम्परेट जोन. उसमें आपके ईस्ट वाले रीजन में आपका चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट आता है. आपके वेस्ट वाले रीजन में आपका मेडिटेरियन बायोम आता है या मेडिटेरियन क्लाइमेट आता है, मेडिटेरियन. और बीच में अगर आप जस्ट अबव दिस सवाना देखते हैं, जस्ट आफ्टर दिस सवाना, फॉलोइंग द सवाना विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड, जितना हम लैटिट्यूड में इंक्रीज होते हैं जस्ट आफ्टर सवाना आपको क्या मिलता है, यहां पे आपके आते हैं स्टेप्स, STEPPS, स्टेप्स, जिनको हम, जो कि एक ब्रॉड टर्म है फॉर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये आप जहन में रखेंगे. तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया भी था, ये जहन में रखेंगे. यहां पे आप समझ सकते हैं वार्म टेम्परेट जोन में आते हैं, ये वार्म टेम्परेट जोन में. और आप ये वाली लाइन देखेंगे 30 to 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, दिस इज द वार्म टेम्परेट जोन. एंड इनकी लोकेशन जो है, ना ही ये ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पे है, ना ही ये वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पे है, ये आपके मिड कॉन्टिनेंटल रीजन्स में आते हैं. समझ आ रहा है? ये जो 30 to 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ है, इसमें वेस्टर्ली बेल्ट है ये. ठीक है, वो आगे बताएंगे वेस्टर्ली से इसका रेनफॉल वगैरह होगा. अच्छा, ये आप अगर गौर करेंगे, मैंने आपको कहा कि ग्रासलैंड्स जो होते हैं ये ट्रांजिशनल जोन्स होते हैं बिटवीन फॉरेस्ट्स एंड डेजर्ट्स. यहां पे आपके फॉरेस्ट्स हैं, फॉरेस्ट्स में बड़े बड़े ट्रीज हैं आपके. ठीक है, फॉरेस्ट्स. फिर आपके आते हैं ग्रासलैंड्स. ग्रासलैंड्स में जो पहले ग्रासलैंड्स आते हैं वो सवाना टाइप ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होंगे, जो कि बहुत ही टॉल होंगे और जिनमें कहीं कहीं पे आपको कौन से ट्रीज भी मिलेंगे, कहीं कहीं पे शॉर्ट ट्रीज मिलेंगे आपको. फिर जाके टेम्परेट ग्रासलैंड्स आते हैं जिनकी हाइट कम होती है, और मोर और लेस जिस तरह से आप ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स या सवाना में ट्रीज देखते हैं, बड़े बड़े ट्रीज, छोटे छोटे ट्रीज देखते हैं जो कि स्पेर्सली लोकेटेड होते हैं. यहां पे एक है, फिर काफी टाइम बाद और एक ट्री मिल सकता है. लेकिन यहां पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स में आपके ग्रास भी छोटे होंगे, और इसके अलावा यहां पे मोर और लेस आपको यहां पे ट्रीलेस रीजन मिलेगा. दो बहुत ही कम हो सकता है, बहुत ही कम देन दैट सवाना टाइप ऑफ वेजिटेशन आपको यहां पे ट्री मिल सकता है. सवाना में मिल सकता है कहीं कहीं पे, यहां पे बहुत कम चांस होते हैं ट्री मिलने के, लेकिन मिलते हैं. ठीक है, तो इस लिहाज से. और यहां पे ये जो ग्रास है ये टाल है लेकिन नॉन न्यूट्रिशियस है. टेम्परेट ग्रासलैंड्स में ये जो है ये शॉर्ट होती है और मोस्टली न्यूट्रिशियस होती है. ठीक है, मोस्टली न्यूट्रिशियस होती है. और यहां पे अल्टीमेटली आपके डेजर्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन आती है, जिन्हें हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं. दिस इज द डेजर्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन. तो ये सवाना जो हमने लास्ट टाइम पढ़े या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, इनके फौरन बाद अगर हम लैटिट्यूड्स पे ऊपर जाते हैं, हायर लैटिट्यूड्स पे जाते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अल्टीट्यूड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट लैटिट्यूड्स, हायर लैटिट्यूड्स पे जाते हैं, बोथ इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, फौरन ही आपको कौन से टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स मिलेंगे? आपके ये टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स मिलेंगे, जिनको ब्रॉडली हम क्या कहते हैं? स्टेप्स कहते हैं. ठीक है, इनके कुछ और नाम है वो आपको मैं बताऊंगा. और उसके बाद आपकी डेजर्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन आएगी. समझ आ रहा है? ये आप जहन में रखेंगे. और आज हम इन्हीं टेम्परेट ग्रासलैंड्स की जिक्र करेंगे. यहां पे अगर आप इस मैप को गौर से देखेंगे तो यहां पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स दिए गए हैं, बट समथिंग आई वुड लाइक टू टेल अगेन अबाउट द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, जो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्रीलिम्स में जहां से क्वेश्चन आ सकता है. लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि यहां सूडान एंड अदर एडजॉइनिंग एरियाज में आपके मोस्टली ये सवाना कंसंट्रेटेड होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. ठीक है,
तो अगर हम रफली आपको दिखाएं, ये आपका सपोज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये रफली सपोज आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, रफली। तो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान आपके कौन से ग्रासलैंड्स मिलते हैं? ट्रॉपिकल टाइप ऑफ ग्रासलैंड, जिनको हम सवाना कहते हैं मोस्टली। और यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद ये रखेंगे, पहला तो आपको पता है कि ये जो है आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस कंट्री में फलानी टाइप ऑफ ग्रासलैंड मिलता है, कौन सी कंट्री है वहां पे, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। और आपके सामने ग्रासलैंड्स दिए होंगे, फिर आपको कहेंगे इसमें से आप ट्रॉपिकल वाले या टेम्परेट वाले बताइए कौन से, मतलब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के आसपास भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको डिफरेंशिएट होना चाहिए, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कौन से है, टेम्परेट कौन से है। अगर ये ट्रॉपिकल है तो किस कंटिनेंट में है, किस कंट्री में है, ठीक है, वहां पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, किसी बेसिन में, किसी रिवर बेसिन पे होगा, तो वो भी आपको याद रखना है, ये चीज आप याद रखेंगे। तो यहां पे सूडान और उसके मतलब अफ्रीका में, मेन अफ्रीका में जो ग्रासलैंड है दैट इज अ सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड। और यहां पे मैंने नॉर्थ अमेरिका की जब बात की थी तो यहां पे मैंने कहा था यहां पे भी आपके ग्रासलैंड्स मिलते हैं ओरिनोको बेसिन में, ठीक है। यहां पे जो आप आज पॉइंट याद रखो दैट इज द दोज टाइप ऑफ सवाना, दोज टाइप ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, उनको हम लानोस कहते हैं, LLANOS, लानोस। ये जहन में रखेंगे यहां पे, स्पेशली यहां पे कंट्री का नाम भी आप याद रखेंगे, वेनेजुला मोस्टली, वेनेजुला एंड कोलंबिया, ठीक है, वेनेजुला आप याद रखेंगे मोस्टली, वेनेजुला जो है वहां पे आपके लानोस टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स मिलते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि ये ओरिनोको बेसिन पे मिलते हैं, ठीक है, ओरिनोको। उसके बाद मैंने यहां पे आपको कहा था, यहां पे ये जो आपका ब्राजील रीजन है, यहां पे भी ग्रासलैंड है, यहां पे भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं मोस्टली ब्राजील में, ठीक है। यहां पे इनको जो नाम दिया जाता है दैट इज द कंपास। बट फर्दर जा सकते हैं, आपके क्वेश्चन इससे भी आगे डाल सकते हैं कि यहां पे कुछ रीजन्स में ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं उनको कंपास कहते हैं, लेकिन कुछ और नाम भी यहां पे कुछ रीजन्स में दिए जाते हैं। आप याद रखेंगे कंपास, दूसरा मैं आपको बताऊंगा, आप 3C याद रखेंगे, 3C या CCC याद रखेंगे। पहला है जिसे हम कहते हैं कंपास, दूसरा है जिसे हम कहते हैं सिराडॉस, एंड तीसरा है जिसे हम कहते हैं कटिंगास। ये जो 3 टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स हैं ये भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, लेकिन कहां पे मिलते हैं? आपके मोस्टली यहां पे ब्राजील रीजन में आपको मिलते हैं। 3C आप याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको मैंने कहा कि यहां पे ऑस्ट्रेलिया में भी ऊपर वाले रीजन में मिलेंगे आपको, ठीक है, वो आपको समझ आ गया। अब आज जिन ग्रासलैंड्स की जिक्र कर रहे हैं दोज ऑकर अबोव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन में नहीं है। अब अगर इस फिगर में आप गौर करेंगे, लेट मी रब दिस, इस फिगर में गौर करेंगे जो ये हाइलाइटेड पोर्शंस हैं, आप अगर यहां पे देखेंगे एक ग्रासलैंड ये दिया गया है दैट इज द प्रेरीज, ये आपके नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। एक ग्रासलैंड ये दिया गया है दैट इज द पंपास, आपके साउथ अमेरिका में, ठीक है। एक ग्रासलैंड ये दिया गया है, बहुत ही एक्सटेंसिव ग्रासलैंड जो ईस्ट वेस्ट बहुत फैला है, जिसे हम कहते हैं स्टेप्स। एक ग्रासलैंड यहां पे है साउथ अफ्रीका में, वहां पे आपका इसका नाम है वेल्ड्स, ठीक है। यहां पे हंगरी के आसपास ये वाला एक ग्रासलैंड है जिसे हम कहते हैं पुस्तास। और यहां पे ऑस्ट्रेलिया में आपका डाउन्स आता है, एंड यहां पे ये जो न्यूजीलैंड है यहां पे आपके आते हैं कैंटरबरी ग्रासलैंड्स। यहां पे एक और दिया गया दैट इज द मंचूरियन ग्रासलैंड्स। ये अगर ये स्टीप्स में ही हम ये जो ये पुस्ताज हो, स्टेप्स हो या मंचूरिया, इनको जनरल में हम स्टेप्स कहते हैं, लेकिन फिर फर्दर डिफरेंशिएट करने के लिए हंगरी के आसपास वाले ग्रासेस को हम पुस्ताज कहते हैं, और आपके मंचूरियन प्लेन्स में जो ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं उनको मंचूरियन ग्रासलैंड्स कहते हैं, लेकिन ये स्टेप्स में ही आते हैं। अब फर्दर थोड़ा सा मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। याद रखने के लिए कुछ पॉइंट्स आप याद रखें, अगर याद रखना हो। अगर आप प्रेरीज और पंपास की बात करेंगे कैसे याद रखेंगे, मैं एक थोड़ी सी ट्रिक दूंगा, आसान है। प्रेरीज एंड पंपास ऐसे याद करेंगे कि आपका जो किसी भी इंसान को देखेंगे तो उसका फेस जो है, अपर पोर्शन जो होता है वही प्यारा होता है, और उसी को लुक किया जाता है, हाँ भाई ये प्यारा है, ये प्यारा नहीं है। तो प्रेरीज आप फेस से ऊपर वाले रीजन की तरफ इशारा कर सकते हैं, दैट इज द नॉर्थ अमेरिका। और दूसरा है दैट इज द पैम्पास। पैम्पास इस लिहाज से आप याद रख सकते हैं कि जब बच्चे को पैम्पर लगाते हैं दैट इज ऑन द लोअर रीजन, ऊपर वाले रीजन में उसको पैम्पर नहीं लगाते हैं। तो आप ऐसे याद सकते हैं कि साउथ अमेरिका में आपका पंपास मिलता है, ठीक है। यहां पे स्टेप्स जो है ये सबको याद होगा, क्योंकि इसको नॉर्मली स्टेप्स कहते हैं, और मोस्टली ये किस में, यूरेशिया रीजन में पाए जाते हैं, यूरोप एंड रशियन रीजन में पाया जाता है, ठीक है। तो इस लिहाज से इनको स्टेप्स कह सकते हैं, और पुस्तास और मंचूरिया ये इसके आसपास है। यहां पे आप ये वेल्ड्स कैसे याद रखेंगे, देखिए आपने साउथ अफ्रीका जो है, आप अगर गौर करेंगे वहां के जो लोग होते हैं वो काले होते हैं, और यहां पे अगर आप किसी को, आपने देखा होगा वो जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं, आयरन रॉड्स को लेके वो वेल्डिंग करते रहते हैं, वो अपनी आंखों में वो काला चश्मा लगाता है, ठीक है, वो काला चश्मा प्रोटेक्शन के लिए। तो काले से आप याद रखेंगे साउथ अफ्रीका, वहां से यहां से काला चश्मा याद रखेंगे दैट इज अ वेल्डिंग। तो वेल्ड्स आप साउथ अफ्रीका ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है डाउन्स। आप अगर यूरोप हो, एशिया हो, मतलब ऊपर वाले इनसे यहां से किसी को फेंकेंगे तो वो डाउन गिर जाएगा, और वहां पे कहां पे पहुंचेगा? ऑस्ट्रेलिया में। इट इज अ डाउन, ये सबसे डाउन है। इससे भी डाउन क्या है? दैट इज दिस न्यूजीलैंड, यहां पे कैंटरबरी ग्रासलैंड से ऐसे याद रखेंगे। ये कुछ पॉइंट्स है, आप ये प्रेरीज, पंपास, वेल्ड्स एंड डाउन्स जैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इनको फर्दर इसके बारे में बताऊंगा कहां से क्वेश्चन आता है।
चलो हम पहले इस साउथ अफ्रीका की बात करेंगे। यहां पे मैं एक पॉइंट आपको कहना चाहता हूं, आप वो याद रखिएगा। यहां पे इससे रफली अगर यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहां पे एक ग्रासलैंड्स ऐसे हैं जिनका नेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम चांस से बुक्स पे मिलेगा। उनको हम कहते हैं, जो यहां पे ग्रासलैंड्स होते हैं वो आपके बोथ इन ट्रॉपिकल एज वेल एज इन द टेम्परेट रीजन में आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है और थोड़ा सा टेम्परेट रीजन में आता है। उनको कहते हैं ग्रैंड चेको, ग्रैंड चेको। और ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये बोथ इन ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट रीजन, ये आप याद रखेंगे। अब टेम्परेट रीजन की ग्रासलैंड्स की एक एक करके बात करते हैं। पंपास, यहां पे हाँ, यहाँ पे ये जो पंपास है, अगर आप पॉलिटिकल मैप पे देखेंगे ऑफ द वर्ल्ड, आप यहाँ पे दो कंट्रीज में ये पाएंगे, एक है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना एंड आपके यूरुग्वे, यूरुग्वे, ठीक है। इन दो कंट्रीज में पाएंगे, पॉलिटिकल मैप में आप देखिएगा अच्छे से, ठीक है। ये रहे आपके पंपास। अगर आप प्रायरीज की बात करेंगे तो ये आपको पता है यूएसए एंड कनाडा में पाए जाते हैं। एंड ये जो ये प्रायरीज हैं, ये आपके किस किस के दरमियान मिलेंगे, आपके रॉकीज और यहाँ पे ग्रेट लेक्स के दरमियान मिलेंगे। रॉकीज एंड ग्रेट लेक्स, आपको जो ग्रेट लेक्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्या क्या, विनीपेग वगैरह वगैरह, वो जो सारे लेक्स हैं, मिशिगन वगैरह, वो जो हैं उनके और आपके रॉकीज के दरमियान आपके कौन से ग्रासलैंड्स मिलते हैं, दैट इज द प्रायरीज। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अब साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो यहाँ पे एक ही ग्रासलैंड आपको याद रखना है, दैट इज द वेल्ड्स, दैट इज द वेल्ड्स। लेकिन इसके बारे में एक और पॉइंट फर्दर आप याद रखेंगे कि वेल्ड्स जो है, अगर आप जितना नॉर्थ में यहाँ पे जाएंगे, वहां पे जो वेल्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं बुश वेल्ड्स। अगर आपको याद है लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था कि बुश वेल्ड्स जो होते हैं वहाँ पे वो ग्रासलैंड्स ही होते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा ट्रीज की डोमिनेशन भी होती है, ठीक है। ट्रीज भी होते हैं, तो छोटे छोटे ट्रीज भी होते हैं, थोड़ा सा उनका नंबर ज़्यादा होता है। तो वो आपके ट्रॉपिकल रीजन में भी कहीं कहीं पे मिलते हैं और यहाँ पे भी, दिस इज द बुश वेल्ड्स, ठीक है। और फिर जब हम साउथ में देखते हैं, साउथ में हायर अल्टीट्यूड्स पे होते हैं कुछ ये जो ये ग्रासलैंड्स, उनको हम कहते हैं हाई वेल्ड्स। नॉर्थ में बुश वेल्ड्स और साउथ में हाई वेल्ड्स, ठीक है। ये है आपके अफ्रीका में। इसके बाद अगर आप यूरोप में आ जाते हैं, यूरोप में मोस्टली जो ये वास्ट एक्सटेंशन है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है यूरेशिया का, जिसमें यूरोप के भी रीजन्स आएंगे और आपका रशिया रीजन भी, एशिया रीजन भी आएगा। तो इसमें जो वास्ट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट वाले ग्रासलैंड्स हैं, इनको हम ब्रॉडली क्या कहते हैं, स्टेप्स। क्योंकि स्टेप्स जो है, अगर टेम्परेट ग्रासलैंड सारी जगहों पे आप देखेंगे, सबसे लार्जेस्ट टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स कौन से, सबसे मोस्ट एक्सटेंसिव ग्रासलैंड्स कौन से, दोस आर द स्टेप्स। इसी बेस पे इसका नाम जो है, दिस बायोम इज नोन एज स्टेपी, स्टेपी कहते हैं कुछ, या स्टेप कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अच्छा, यहां पे इस स्टेप्स की अगर आप जिक्र करेंगे, यहां पे मैं थोड़ा सा लिखूंगा, ये आपका यूरोप के रीजन में आपका मोस्टली यूक्रेन रीजन में आता है। यूरोपियन कंटिनेंट में जो अगर आप देखेंगे, यूक्रेन जो है उसमें मोस्टली कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और आपके जो ये रशियन रीजन एंड कजाकिस्तान रीजन है, वो आपके आ जाते हैं एशियन रीजन। तो ये यूरेशियन रीजन में आता है ये वाला ग्रासलैंड, दैट इज स्टेपी। यहाँ पे ये जो पुस्ताज है, ये आपके हंगरी और उसके आसपास आ जाते हैं। हंगरी कंट्री जो है वहाँ और उसके आसपास के रीजन जो है वहाँ पे आपके पुस्ताज आते हैं। ये आपका मंचूरियन जो प्लेन्स है, वहाँ पे आपके मंचूरियन ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है, चाइना के नॉर्थ ईस्ट। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको मैंने लास्ट टाइम कहा था कि यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी होंगे ऑस्ट्रेलिया में, और आपके टेम्परेट वाले भी। ये जो नीचे वाले होते हैं डाउन वाले, दैट इज द टेम्परेट ग्रासलैंड, दीज आर डाउन्स। और ये आपके मुरे डार्लिंग बेसिन जो है, रिवर बेसिन जो है, वहां पे आपको ये मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे, न्यूजीलैंड में आपके जनरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे ब्रॉडली दो रीजन्स आते हैं, एक होता है नॉर्थ आइलैंड और दूसरे होते हैं जो लार्ज वाला है, दैट इज द साउथ आइलैंड। और साउथ आइलैंड के यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, आई थिंक आपने पढ़ा होगा, वो आते हैं साउदर्न अल्प्स। ये जो है, ये यहाँ पे रेन शेडो की वजह से यहाँ पे इस रीजन में जो प्लेन्स बनते हैं, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा रेनफॉल होता है, उन्हें हम कहते हैं कैंटरबरी प्लेन्स, कैंटरबरी प्लेन्स। और यहाँ पे जो ग्रासलैंड्स आते हैं, दोज आर कॉल्ड कैंटरबरी ग्रासलैंड्स। समझ आ रहा है। ये जो है, ये मेजर ग्रासलैंड्स हैं, जो ग्रासलैंड्स या ग्रासलैंड बायोम्स हैं, जो कि हमें टेम्परेट रीजन में मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आप मेहरबानी करके याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ये नॉर्दर्न एंड साउदर्न रीजन में इनका एक्सटेंशन, इनकी बाकी प्रॉपर्टीज जो भी हैं वो वेरी हो जाती हैं, ठीक है। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स होंगे, वैसे ही आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं होते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखेंगे, यहां पे लिखा है मैंने, वहां पे आपका जो मोस्ट ऑफ द कंटिनेंट्स वो वहीं पे लोकेटेड है, तो वहां पे ज्यादा कंटिनेंटैलिटी होगी। अगर आप इस फिगर में गौर करेंगे, दोबारा लेट मी टेक यू टू दिस रीजन। ये देखिए, आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देख सकते हैं कितना कंटिनेंटल इफेक्ट है, कंटिनेंट्स कितने ज्यादा है, वास्ट है।
ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट कितना है कंटिनेंट्स का, ठीक है। और साउदर्न रीजन में आप देख सकते हैं बहुत ही कम कंटिनेंटल इफेक्ट होगा, मोस्टली यहां पे ओशन का इफेक्ट ज्यादा होगा, दैट इज द मैरीटाइम इफेक्ट। और इसी से सारी डिफरेंसेस नॉर्दर्न एंड साउदर्न टेम्परेट ग्रासलैंड्स के दरमियान आ जाती है। अब सबसे पहले आप यहां पे अगर गौर करेंगे, यहां पे मैंने लिखा है कि यहां पे टेम्परेट ग्रासलैंड जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वहां पे मोर कंटिनेंटैलिटी है, बट साउदर्न हेमिस्फीयर में मोर मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है। और कंटिनेंटैलिटी के हिसाब से आपको पता है कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें ज्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, इसमें लेस प्रेसिपिटेशन होगी। आपका मैंने ऑलरेडी कहा कि ये जो रीजन है ना, ये रीजन आपका वेस्टर्ली जोन आता है, वेस्टर्ली 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 जोन जो है आपके वेस्ट से आपके जो विंड्स आएंगे वो अगर मॉइस्चर लेडन होंगे तो मॉइस्चर बरसा देंगे। लेकिन नॉर्दर्न रीजन में इतना ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड है, आप देखिए यहां पे आपके, अगर हम इस पर्टिकुलरली अगर इस स्टेपी की बात करेंगे तो यहां पे आपके वेस्टर्ली उतना इन्फ्लुएंस यहां पे नहीं ला सकेंगे, उनको बहुत ज्यादा चलना होगा क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट्स के थ्रू, अल्टीमेटली वहां पे रेनफॉल कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। इस लिहाज से यहां पे वेस्टर्ली से ज्यादा रेनफॉल होता है, लेकिन उतना रेनफॉल नहीं होता है जितना कि यहां पे कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। एक होता है जो हमारे विंड्स वगैरह ट्रेड विंड्स होते हैं, वेस्टर्लीज होते हैं, ये अपने साथ रेनफॉल लाते हैं। दूसरा होता है कन्वेक्शनल, दैट इज मोर और लेस लोकलाइज्ड रेनफॉल, जो वहां पे चाहे ट्रांसपायरेशन हो या वहां की वेजिटेशन से इवापोरेशन हो जाती है, हीटिंग अप ऑफ द लैंड सरफेस जो होता है, या लोकल वाटर बॉडीज जो वहां पे हीटिंग होती है, उसका रेनफॉल, दैट इज द कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल मोस्टली वही होता है, ठीक है। तो यहां पे नॉर्दर्न रीजन में अगर आप समझेंगे प्रेसिपिटेशन, पहले समझेंगे कि प्रेसिपिटेशन की अगर आप बात करेंगे नॉर्दर्न रीजन में ये कम होगी, बिकॉज वेस्टर्ली उतना या मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है ही नहीं उतना ओशन के पास, तो उस हिसाब से रेनफॉल होगा ही नहीं। बट इसके अलावा ये भी याद रखेंगे कि मोस्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके वेस्टर्ली से अगर ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है तो वहां पे रेनफॉल कैसा होता है, दैट इज द कन्वेक्शनल रेनफॉल, जस्ट लोकल हीटिंग, ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल इससे वहां पे होता है। एंड यहां पे कॉन्टिनेंटलिटी ज्यादा होने की वजह से आपको पता है कि यहां पे एनुअल एंड डायर्नल रेंज ऑफ टेंपरेचर ज्यादा होंगे, ये आपको मैंने पहले क्लियर किया है कंसेप्ट, ठीक है। तो इसमें चाहे आप विंटर और समर के टेंपरेचर की बात करेंगे या डे और नाइट के टेंपरेचर की बात करेंगे, इसमें एक्सट्रीम्स मिलेंगे आपको, इसमें मॉडरेशन नहीं मिलेगा, इसमें आपको एक्सट्रीम्स मिलेंगे। और यहां पे अगर रेनफॉल कम है और इसके साथ यहां पे आप देख सकते हैं, इसके साथ एसोसिएटेड ये होगा कि कंपैरेटिवली टू द साउदर्न हेमिस्फीयर यहां पे शॉर्टर ग्रासेस होंगे और इनमें लेस न्यूट्रिटिव ग्रासेस होंगे, स्पेशली बिकॉज यहां पे कुछ रीजन्स में होता है न्यूट्रिटिव ग्रास जहां पे आपके जो ह्यूमस रिच ब्लैक चर्नोजम सॉइल्स होते हैं वो होते हैं, लेकिन मोस्टली बाकी जो रीजन जहां पे रेनफॉल कम होता है और सॉइल में होता है ह्यूमस नहीं है, तो वहां पे आपका लेस न्यूट्रिटिव ग्रासेस होता है, लेस न्यूट्रिटिव ग्रासेस एंड दे आर शॉर्ट ग्रासेस। तो इतना ज्यादा वहां पे ग्रासलैंड्स जो है ना वो उतने अच्छे नहीं है अगर हम साउथ से कंपेयर करेंगे। और साउथ में आपको मैं फर्दर बताऊंगा कि वहां पे अल्फाफा ग्रास जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज द हाईली न्यूट्रिटिव ग्रास। इसके अलावा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देख सकते हैं कि ये जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ द ग्रासलैंड्स है, स्पेशली स्टेप्स अगर आप देख सकते हैं तो वो बहुत ज्यादा, तो ये बहुत ही एक्सटेंसिव ग्रासलैंड्स है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब इसके कंपैरिजन, फिर मैं चिनूक पे आता हूं, इसके कंपैरिजन में आपको बताऊं साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, आपका मोर मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है, लैंड है ही नहीं उतनी कि कॉन्टिनेंटल इफेक्ट होगा। तो अगर मोर मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है और यहां पे आप देख सकते हैं मोर मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है, तो यहां पे फर्दर आप देख सकते हैं कि यहां पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगी, इन्फ्लुएंस मैरीटाइम इन्फ्लुएंस ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगी। प्रेसिपिटेशन ज्यादा होने के एक तो ये ओशन के पास होना ये भी है, दूसरा ये रीजन भी है कि यहां पे आपके जो वेस्टर्लीज एक तो वो भी रेनफॉल करेंगे, दूसरा यहां पे वार्म करंट्स पाए जाते हैं। वार्म करंट्स जो हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी कहा, जहां पे वार्म करंट्स होते हैं जिस रीजन में, वहां पे ऑपरेशन ज्यादा होगी एंड अल्टीमेटली मोर क्लाउड्स मोर रेन्स वो हो जाएगा। तो यहां पे अगर इस फिगर में आप देखेंगे, यहां पे हाईलाइटेड है थोड़ा सा ये, ठीक है, यहां पे इन रीजन्स में आपके ये वार्म करंट्स भी मिलते हैं। दोस्त आई एम क्वाइट श्योर कि आपने पढ़े होंगे वो सारे करंट्स, तो वार्म करंट्स भी यहां पे पाए जाते हैं, इस लिहाज से यहां पे इसकी वजह से भी यहां पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा होती है। और कॉन्टिनेंटलिटी एब्सेंट होने की वजह से यहां पे मैरीटाइम इन्फ्लुएंस ज्यादा होने की वजह से लेस एनुअल एंड डायर्नल रेंज ऑफ टेंपरेचर, समर विंटर के दरमियान या डे नाइट के दरमियान अगर डिफरेंसेस देखेंगे टेंपरेचर की, वो ज्यादा नहीं होती है, इट इज मोर और लेस, ये थोड़ा सा मॉडरेशन इफेक्ट यहां पे आता है। अब हम आ जाते हैं यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके जो नॉर्थ अमेरिकन रीजन है जहां पे आपके प्रेरीज आते हैं, जो ये वाला रीजन है जहां पे आपके प्रेरीज आते हैं, इजंट इट, ये प्रेरीज रीजन जो है यहां पे आपके जो रॉकीज आते हैं, यहां पे जो विंड्स यहां से पैसिफिक ओशन से जाते हैं, चिनूक विंड्स जो होते हैं, दीज आर हॉट एंड ड्राई विंड्स, ये यहां पे इस साइड में रॉकीज से टकरा के यहां पे आपका रेनफॉल जो मेन रेनफॉल है, ओरोग्राफिक रेनफॉल,
ओरोग्राफिक रेनफॉल, वो यहाँ पे बहुत सारा बरसा देंगे। फिर ये ड्राई होके क्या करेंगे, ये यहाँ पे जब इस प्रायरीज रीजन में आएंगे, इसके अपर रीचेस में आएंगे, तो ये क्या होंगे, हॉट एंड ड्राई होंगे। पहले ये मॉइस्चर लेडन होता है, फिर ये हॉट एंड ड्राई हो जाएंगे। हॉट एंड ड्राइनेस जब इनमें आ जाती है, फिर वहां पे ड्यू टू द हीट एंड ड्राइनेस ये क्या करते हैं, वहां पे यहाँ पे जो अपर रीचेस में स्नो होता है, स्नो को ये मेल्ट करते हैं, और स्नो मेल्टिंग की वजह से वहां पे जो वाटर अवेलेबिलिटी होती है एग्रीकल्चर के लिए, स्पेशली व्हीट एंड मेज के लिए, वो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहता है। समझ आ रहा है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो इस लिहाज से स्नो को ये मेल्ट करती है, इस लिहाज से इसे कहते हैं स्नो ईटर भी, स्नो ईटर। इट इज ए कैटाबेटिक विंड की ये ऊपर से नीचे आती है फ्रॉम दिस रॉकेज, जो कि अंडर ग्रेविटी विंड चलती है, उसे हम कहते हैं कैटाबेटिक विंड, जो नीचे की तरफ आती है। तो वो वहां पे स्नो मेल्ट करके, स्नो ऐसा लगता है इसने स्नो को खा लिया, इट हैज ईटन द स्नो सो दैट द वाटर इज देयर एंड दैट इज यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर। और आपको पता होना चाहिए प्रेरीज रीजन बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरी, स्पेशली इन व्हीट एंड मेज, ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। उसकी जिक्र करेंगे हम जब हम थोड़ा ह्यूमन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके चिनूक के बारे में था, थोड़ा सा था यहाँ पे। एंड फ्लोरा एंड फौना की बात करेंगे, यहां पे किस किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। देखिए, अब जो ये ग्रासलैंड्स हैं, आपको पता है कि यहां पे उतना रेनफॉल नहीं है कि बड़े बड़े ट्रीज वीज होंगे, वो सब पता है। और स्पेशली ये तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, यहां पे रेनफॉल बहुत ही कम है, 25 से लेके 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल है। तो इस लिहाज से यहां पे ग्रासेस ही होंगे डोमिनेंट, मोस्टली ग्रासेस ही होंगे। अब ग्रासेस की भी बात करेंगे, उनमें भी वैरायटीज होती हैं, उनमें भी उनकी ग्रोथ में भी डिफरेंसेस आती हैं विद रेस्पेक्ट टू both with respect to precipitation as well as with respect to soils। नॉर्दर्न रीजन में जहां पे आपकी सॉइल जो है वो फर्टाइल होगी, ब्लैक चर्नोजम सॉइल्स होंगी जिसमें ह्यूमस बहुत अच्छा होता है, वहां पे आपके ग्रासेस जो है वो टॉल होंगे, और वहां पे इवन आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज फिर अगर वहां पे की जाएंगी वो बेटर होंगी। लेकिन जहां पे मोस्टली रशिया में मोस्ट ऑफ द रीजन्स में आपके जो स्टेप्स आते हैं, यहां पे लिखा है मैंने, स्टेप्स जो आते हैं, वहां पे पहले तो आपको पता होना चाहिए नॉर्दर्न रीजन और साउदर्न रीजन में यह भी फर्क होगी कि साउदर्न रीजन में चूंकि रेनफॉल ज्यादा होता है, तो वहां पे साउदर्न टेम्परेट ग्रासलैंड जो होंगे उनमें थोड़ी सी लेंथ ज्यादा होगी, वो थोड़ा सा न्यूट्रिटिव होंगे, ठीक है, वो बेटर होंगे देन द नॉर्दर्न ग्रासलैंड्स। बिकॉज जैसे कि हमने ऑलरेडी कहा कि लेस कंटिनेंटलिटी और मोर मैरीटाइम इफेक्ट होने की वजह से साउदर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा सा बेटर ग्रासलैंड्स होंगे, ठीक है, दे विल बी बेटर। अब स्टेप्स की बात करेंगे ऊपर, यहां पे हम कहते हैं कि दीज आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस की यहां पे ट्रीज नहीं होंगे प्रैक्टिकली, दो अगर मिल सकता है बच्चों, कुछ ट्रीज मिल सकते हैं, कहीं कहीं मिल सकता है ट्री। और यहां पे जो ग्रासेस होंगे वो ज्यादा डेंस नहीं होंगे, वो शॉर्ट तो होंगी, लेस रेनफॉल है और लेस डेंस होंगे, एंड दे विल बी लेस न्यूट्रिटिव ग्रासेस। यहां के ग्रासेस मोस्टली लेस न्यूट्रिटिव होते हैं। ये तो जहन में आ रहा है कि ये लेस न्यूट्रिटिव है, लेकिन कुछ रीजन जैसे प्रायरीज हैं या कुछ रीजन स्टेप्स के, ठीक है, जहां पे ज्यादा रेनफॉल होता है और जहां पे ब्लैक चर्नोजम सॉइल्स होती है, वहां पे ग्रासेस आपके टॉल हैं और मोर न्यूट्रिटिव ग्रासेस मिल सकते हैं। तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि ये ग्रासेस भी हर जगह एक किस्म के नहीं होते हैं, इवन नॉर्थ और साउथ में तो वैरी होते हैं, इवन नॉर्दर्न रीजन में भी ये वैरी हो जाते हैं। अगर आप यहां पे फॉर एग्जांपल कुछ पोर्शन आपके स्टेप्स के या आपके जो पुस्ताज ग्रासलैंड्स होते हैं, पुस्ताज, वो भी वहां पे भी ब्लैक चर्नोजम सॉइल होती है जो कि रिच होती है, ह्यूमस रिच होती है, और वहां पे भी रेनफॉल ठीक ठाक होता है। अच्छा, प्रायरीज में तो आपके चिनूक और चिनूक की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा वाटर अवेलेबिलिटी होती है, तो वहां पे भी बेटर ग्रासलैंड्स होंगे, ठीक है, और इवन कुछ रीजन जो स्टेप्स के और भी हैं वहां पे भी होगा। लेकिन ओवरऑल हम देख सकते हैं कि नॉर्दर्न रीजन में आप याद रखिएगा प्रायरीज में सबसे ज्यादा बेस्ट ग्रासलैंड्स होते हैं, ठीक है, प्रायरीज में सबसे प्यारे ग्रासलैंड होते हैं, ऐसे याद रखिए। एंड इस लिहाज से यहां पे प्रायरीज में ही ज्यादातर आपके, चूंकि वहां पे वो चिनूक विंड जो है, कैटाबेटिक विंड, वो जो आपके विंड जो आपका स्नो को मेल्ट करती है और फिर अल्टीमेटली वहां पे एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट रहता है। स्पेशली वहां पे व्हीट और भी ग्रेन्स जो कल्टीवेट किए जाते हैं, मोस्टली व्हीट, एंड सेकंड नंबर पे वहां पे मेज कल्टीवेट किया जाता है। इस लिहाज से व्हीट कल्टीवेशन वहां पे बहुत ज्यादा है, और उनको क्या कहते हैं, दोज आर कॉल्ड द ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड, ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड। या उसे, चूंकि ग्रेन्स में भी सबसे ज्यादा व्हीट को कल्टीवेट किया जाता है, प्रेरीज को इसलिए क्या कहते हैं, दोज आर कॉल्ड व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और यहां पे जो व्हीट होती है ये दो टाइप्स की होती है। एक तो अगर आप यहां पे देखेंगे ट्रॉपिकल रीजन में, हम जनरली जो व्हीट है इसको लेस टेम्परेचर चाहिए, और इस लिहाज से हम इसे विंटर में इसकी जो ग्रोथ वगैरह होती है वो विंटर में की जाती है, ठीक है, विंटर के आसपास। लेकिन जितना आप नॉर्दर्न रीजन में जाएंगे, जितना आप नॉर्थ रीजन में जाएंगे, फॉर फ्रॉम द इक्वेटर आप जाते हैं, तो आपको पता है कि आपका विंटर जो है वो बहुत ही हार्श होगा, बहुत ही कोल्ड होगा। अल्टीमेटली वहां पे आपको विंटर में उस किस्म के कंडीशन नहीं होंगे कि व्हीट कल्टीवेट की जा सकती है, ठीक है, उतने फेवरेबल कंडीशन, वो बहुत ही हार्श कंडीशंस बनते हैं। तो जितना आप नॉर्थ में जाते हैं तो उस लिहाज से वहां पे आपका जो व्हीट की कल्टीवेशन होती है वो थोड़ा स्प्रिंग में हो जाती है।
अगर आप यहां पे नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे, पहले आपका यूएसए है, ये यूएसए है, यूएसए में यहां पे आपका कनाडा है ऊपर, ठीक है। तो क्या होता है, यहां पे मैंने लिखा है वीट कल्टीवेशन एज स्प्रिंग एंड विंटर वीट और कॉमन इन प्रेरीज, स्प्रिंग वीट एंड विंटर वीट। और आपको पता है कि लोअर रीजन में तो हो सकता है कि यहां पे विंटर में ही कल्टीवेट की जाएगी, तो यूएसए के रीजन में आपकी विंटर वीट होगी इन प्रायरीज रीजन में। लेकिन जब आप ऊपर जाएंगे स्पेशली इन कनाडा, वहां पे आप क्या देखेंगे, वहां पे आपकी स्प्रिंग वीट होगी। तो ये डिपेंडिंग अपॉन किस सीजन के आसपास ये कल्टीवेशन इसकी हो जाती है। समझ आ रहा है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से उसमें बेटर ग्रासलैंड्स होंगे। और वहां पे एक और पॉइंट ये भी है कि जो साउथ अमेरिका है, जहां पे आपके पंपास रीजन है, वहां पे वहां पे कुछ कोर्स ग्रासेस थे जो बहुत ही टफ एंड हार्ड थे, जो कि ज्यादा न्यूट्रिटिव नहीं थे। वहां पे उनको रिप्लेस किया गया, वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया ये वाला ग्रास, यहाँ पे मैं हाईलाइट नहीं कर सकता, जिसे हम कहते हैं अल्फा भी कह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में ये एक्चुअली अल्फाफा ग्रासेस है। तो ये बहुत ही न्यूट्रिटिव होते हैं, ये कैटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इनका जैसे हम यहाँ पे जो हमारा वो पैडी होती है उसकी हे बनाते हैं, तो इसका भी ड्राई करके ये भी खिला सकते हैं उनको। तो ये बहुत बेनिफिशियल है फॉर द कैटल एंड अदर लाइक। अब एनिमल्स की बात करेंगे, प्लांट्स पे ही एनिमल्स डिपेंडेंट है, इजंट इट। अब अगर ये ग्रासलैंड्स हैं तो ग्रासलैंड्स बहुत ही डाइवर्स हैं, तो वहां पे आपके हर्बिवोर्स भी होंगे, कार्निवोर्स भी होंगे, लेकिन याद रखेंगे जितना आपका सवाना में डाइवर्सिटी है वहां पे, लेकिन जितना आपके सवाना के कंपेयर में वहां पे लेस डाइवर्सिटी है, सवाना ग्रासलैंड्स में ज्यादा है। दे आर मोर प्रोडक्टिव ग्रासलैंड्स देन दिस इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी। और डोमेस्टिक एनिमल्स वहां पे स्पेशली हॉर्सेस बहुत ही कॉमन है। और इनके रिलेटेड हम फर्दर बात करेंगे, डोमेस्टिक एनिमल्स के जो अभी हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, इसमें आपको मैं बताऊंगा कि डोमेस्टिक एनिमल्स यहाँ पे उनसे क्या क्या लिया जाता है और कैसे फायदा मिलता है और क्यों यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स ज्यादा। आपको अगर पता है, अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पे एग्रीकल्चरली ये जो है, ये रीजन जो है ये बहुत ही अच्छा रीजन है, एग्रीकल्चरली ये यहाँ पे अच्छा रीजन है, और इसीलिए यहाँ पे प्रोडोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है दैट इज एग्रीकल्चर। अब ये अच्छा क्यों है? Why the temperate grasslands are better in terms of agricultural activities or in terms of agriculture? देखिए, सबसे पहले आपको पता है ये ग्रासलैंड्स है, कंसंट्रेट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले आपको पता है कि ये ग्रासलैंड्स हैं, ये बड़े बड़े फॉरेस्ट नहीं है कि बड़ा बड़ा ट्री है तो आपको काट करना पड़ेगा, फिर वहां पे बेयर लैंड बनानी पड़ेगी और फिर वहां पे हल चला के वहां पे फर्दर प्रोसेसेस करके आपको फसल मिलेगा। नहीं, आपके सामने पहले ही ये एक्सटेंसिव बहुत ही बड़े ग्रासलैंड्स है और जिन पे आपके ट्रीज नहीं है, जिन पे आपको ये मेहनत नहीं चाहिए। और ग्रासलैंड जो होते हैं ये फॉरेस्ट से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, इनमें पहले ही लेवल्ड होता है, इनमें पहले ही जो रीजन होता है वो लेवल्ड होता है और ये बहुत ही बड़े हैं, वास्ट है। तो इस लिहाज से दे आर मोर इकोनॉमिकल फॉर ब्रिंगिंग इनटू एग्रीकल्चर। अगर यहां पे सॉइल एंड वाटर अवेलेबिलिटी होगी तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। समझ आ रहा है? और इसी लिहाज से यहां पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है और ये एग्रीकल्चर प्रोडोमिनेंट है। नेक्स्ट थिंग इज कि यहां पे अगर आप देखेंगे कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां पे आपके रिच सॉइल, जो मैंने अभी कहा था ब्लैक चरनोजम सॉइल जो है ये पाई जाती है, चाहे आपके पुस्ताज हैं, इवन प्रेरीज में पाए जाते हैं, इवन सम पोर्शंस ऑफ स्टीप्स आल्सो। तो ये जो ब्लैक चरनोजम सॉइल है ये बहुत ही अच्छी सॉइल रहती है, इसमें ह्यूमस अच्छा रहता है, तो ये बहुत फ्रूटफुल रहती है फॉर हाई प्रोडक्टिविटी। एंड इसके अलावा अगर आप समझेंगे यहां पे मैं एक खास पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। अगर ये ग्रासलैंड बहुत ही बड़े हैं, ये यहां पे प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड मेज जो है, ये व्हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। एवं यहां पे जो इस पे फिर एनिमल्स, इसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स, उन पे एनिमल्स को रखा जाता है और एनिमल्स के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्टेशन होती है एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स को लेके, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी होता है। बट याद रखिएगा कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे पर एकड़, अगर आप देखोगे यहां का प्रोड्यूस टेम्परेट ग्रासलैंड्स का, वो बहुत कम होता है देन ट्रॉपिकल रीजन्स। स्पेशली अगर आप इंडिया की बात करेंगे, यहां पे क्या होता है इंडिया में या जहां पे भी स्पेशली मोर इन ट्रॉपिकल रीजन्स इंडिया, और यहां पे मैं लिखूंगा ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स। देखिए फर्क क्या है, यहां पे अगर आप देखेंगे यहां पे लैंड कम है और कम लैंड पे ही आप बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स, एफोर्ट्स एंड अदर थिंग्स डालते हैं और इससे निकालते हैं प्रोड्यूस फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत ही कम लैंड पे। दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर। लैंड कम है और इसका ओवर यूज हो गया बहुत ज्यादा, इसमें हमने प्रेशर डाल के इससे अपने सारे जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है उसके लिए प्रोड्यूस निकाला है बहुत ही कम लैंड पे। दिस इज कॉल्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर। बट अब अगर यहां पे टेम्परेट रीजन में देखेंगे, यहां पे बहुत ही ज्यादा बड़े ग्रासलैंड है, बहुत ज्यादा लैंड है,
और यहां पे हम इंटेंसिव नहीं, यहां पे हम एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर देखते हैं। एक्सटेंसिव मींस लैंड बहुत ज्यादा है, उस पे नॉर्मल तरीके से उतना हम यहां पे इनपुट ज्यादा नहीं करते हैं कि वहां से फिर आउटपुट उस हिसाब से ज्यादा निकलेगा। तो यहां पे मोर इकोलॉजिकली फेवरेबल है, ये मोर फेवरेबल है ये इकोलॉजिकली, क्योंकि इससे ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं है, ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन भी नहीं होगी, बहुत हिसाब से इसमें ये बेटर है ये जो एक्सटेंसिव है। लेकिन जहां पे नीड होगी इंटेंसिव की, वहां पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है। अब देखिए यहां पे लैंड बहुत ज्यादा है और इस पे ज्यादा एफर्ट्स उतने नहीं डाले जाते, उतना ना फर्टिलाइजर ना मैनुअल एफर्ट्स, ठीक है, कि जितना आपको इंटेंसिव एग्रीकल्चर में किया जाता है। और इस लिहाज से यहां पे बड़ी लैंड होने के नाते के होने के बावजूद भी यहां पे क्या होता है कि यहां पे लेस प्रोड्यूस होता है, लेस प्रोड्यूस पर एकर, आप याद रखें विद रेस्पेक्ट टू लैंड। लेकिन यहां पे इंटेंसिव में आपको मोर प्रोड्यूस होगा, मोर प्रोड्यूस पर एकर, यहां पे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस ज्यादा होगा और ये इकोलॉजिकली फेवरेबल नहीं होता है। समझ आ रहा है? ये आपका यहां पे टेम्परेट रीजन में आपका जो होता है लेस प्रोड्यूस पर एकर या लेस प्रोड्यूस विद रेस्पेक्ट टू एरिया होता है। लेकिन वहां पे ये बहुत ज्यादा होता है अगर हम विद रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन देखेंगे कि हर बंदे के को लेंगे तो उसके हिसाब से पर पर्सन वहां पे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। लेस प्रोड्यूस विद रेस्पेक्ट टू एरिया बट मोर प्रोड्यूस विद रेस्पेक्ट टू पर पर्सन। याद रखिएगा, यहां पे मैं ये पॉइंट लिखता हूं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स में लेस प्रोड्यूस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद रेस्पेक्ट टू एरिया, ठीक है, या लैंड कवर, लैंड अंडर कल्टिवेशन, बट वेरी हाई प्रोड्यूस या मोर प्रोड्यूस विद रेस्पेक्ट टू पर पर्सन, या पर पर्सन आप डायरेक्टली लिख सकते हो, नॉट विद रेस्पेक्ट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन या मोर प्रोड्यूस पर पर्सन यहां पे होता है। और यहाँ के लोग जो होते हैं, जो ये यहाँ पे होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया होता है, वास्ट एरिया होता है ग्रासलैंड, ये छोटे छोटे नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर होता है। मैकेनाइज्ड मतलब इसमें बड़ी बड़ी मशीन लगा सकते हैं, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर, मैकेनाइज्ड सारा मशीन ही करते हैं। और यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं, बड़े बड़े फार्मर जो खुद खेत पे नहीं जाते हैं, जो मशीन से सारा कराते हैं, जिनको खेत की पता भी नहीं होती है, उनको हम कहते हैं सूटकेस फार्मर्स, सूटकेस फार्मर्स, याद याद रखना, सूटकेस फार्मर्स। ये जो सूटकेस फार्मर्स होते हैं, इनके मतलब इनके पास बहुत ये रिप्रेजेंट करता है कि इनके सूटकेस में बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, तो ये बहुत रिच होते हैं, दिस आर वेरी रिच जब ये जो कि स्पेशली वीट कल्टीवेशन करा देते हैं और उसकी एक्सपोर्टेशन करते हैं। तो ये आप मेहरबानी करके याद रखेंगे। अब देखिए वीट एंड मेज द मोस्ट कॉमन, सबसे नंबर 1 पे क्या है जो एक्सपोर्ट भी किया जाता है और जो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर, नंबर 1 इज वीट एंड नंबर 2 इज मेज, और वो आपको पता है किस लिहाज से। एंड अगर एग्रीकल्चर अच्छा है तो आपका जो डोमेस्टिक कैटल है, शीप है, ये जो इंडस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये भी आपकी बेटर होगी, है ना। तो इसी वजह से यहां पे रेंचिंग एंड पेस्टोरल फार्मिंग जो है वो यहां पे बेस्ट है, रेंचिंग एंड पेस्टोरल फार्मिंग। अब इनमें फर्क क्या है? दिस इज वन ऑफ द सेम, लार्ज स्केल पे आप कैटल को रेज करेंगे, यहां आपके शीप वगैरह को रियर करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड रेंचिंग एज वेल एज पेस्टोरल फार्मिंग। फर्क इसमें इतनी थोड़ी सी ये है कि पेस्टोरल फार्मिंग जनरली ये होता है, ये ओपन फील्ड्स में ज्यादा प्रेफर किया जाता है, फील्ड्स में ज्यादा प्रेफर किया जाता है इनको लेके चराना, ग्रेजिंग वगैरह, जिनकी कोई बाउंड्री वोड्री नहीं होता, जहां ले जाना है वहां, ऊपर ले जाए, पहाड़ पे, नीचे वैली में, कहीं पे भी इसको चराना है। अब रेंचिंग जो होता है इसमें ग्रेजिंग करा देते हैं, लेकिन इसमें मोस्टली जो ये कैटल होते हैं या डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, इनको मोस्टली रेडीमेड फीड दी जाती है जो कैप्टिविटी में होती है। जैसे हमारे यहाँ गाय बकरियां होती हैं, स्पेशली गाय जो होती हैं, हम उनको क्या देते हैं, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी गायें होती हैं जिनको क्या डायरेक्टली हम सारा खान पान जो है वो घर में ही लाते हैं, उनके उसमें ही लाते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि रेंचिंग में दिस इज मोर कन्फाइंड। अगरचे ये 100% नहीं है कि इनको ग्रेजिंग नहीं कराई जाएगी, लेकिन मोस्टली जो यहाँ पे इनकी ग्रोथ होगी दैट विल बी ऑन द बेस ऑफ डायरेक्ट, जो उनको हे वगैरह दिया जाता है, बाकी जो फोडर जो भी होता है वो कन्फाइंड होता है मोस्टली। एंड साउदर्न जो पंपास है, यहाँ पे पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा वो ग्रास इतना अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये अल्फा इट इज नॉट अल्फा इट इज अल्फाफा, ये ग्रास जो है ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। दिस इज वेरी रिच न्यूट्रिटिव, इस लिहाज से यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री जो है, यहाँ पे जो कैटल वगैरह है उनके प्रोडक्ट्स की या उनकी ग्रोथ है, उनके प्रोडक्ट्स की वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। एंड यहाँ पे आप याद रखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, यहाँ आपके न्यूजीलैंड में कैटरबरी ग्रासलैंड्स है, यहाँ पे खास किस्म के शीप है जिनको मैरिनो शीप कहते हैं, और ये अच्छा वूल प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ज़्यादा वूल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये अगर आपको समझ आ गया तो यहाँ पे आप
ह्यूमन रिलेटेड ये जहन में रख सकते हैं कि ये जो पेस्टोरल हैं, ये जो यहाँ पे मैंने कहा, ये पेस्टोरल, जो पेस्टोरल फार्मिंग या रैंचिंग होती है, इसकी वजह से यहाँ पे एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि आपका मीट है, बीफ है जनरल में हम कह सकते हैं, या मिल्क है, चीज़ है, जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एंड यहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग भी होती थी पहले पहले, अब ज़्यादा वो नहीं है। स्पेशली दो ट्राइब्स जो आप याद रखेंगे, दैट इज़ किर्गिस एंड कजाक्स। ये दो टाइप ऑफ ट्राइब्स थे यहाँ पे पहले पहले, मतलब जो पहले पहले क्या करते थे, नोमैडिक हर्डिंग की, एक जगह से लेके दूसरी जगह पे अपने सारे भेड़ बकरियाँ वगैरह जो भी थे उनको साथ लेके रहते थे वहाँ पे, फिर रुक के कुछ टाइम फिर दूसरी जगह पे जो नोमैडिक होते हैं, तो यहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग भी होती थी। अब वो भी सेटल्ड होने लगे हैं, ठीक है। तो दीज आप याद रखेंगे, नोमैडिक हर्डिंग जो होती थी वो इन दो ट्राइब्स के जरिए होती थी। दिस इज ऑल अबाउट दिस टेम्परेट ग्रासलैंड्स। इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आ सकता, चाहे आपका प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आप आंसर लिख सकते हैं इसका, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।